नमस्कार. सखी सह्याद्रीच्या आजच्या भागात मी चैताली कानिटकर आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. सर्वप्रथम सर्व रसिक प्रेक्षकांना मी गुरुपौर्णिमेच्या मनापासून शुभेच्छा देते आणि मगच आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये एका सुभाषिताचं अतिशय सुंदर वर्णन केलेलं आहे. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. याचा अर्थ निरोगी शरीर हेच फार महत्त्वाचं कारण आहे, साधन आहे की सर्व सुख उपभोगणं, कर्तव्य पूर्ती करणं किंवा धर्म पाळणं याचं. जर आपलं शरीर निरोगी असेल तर आपण या सगळ्या गोष्टी अतिशय मनापासून करू शकतो. पण त्यासाठी लागतं उत्तम स्वास्थ्य. आरोग्याच्या बाबतीत विचार करायचा तर सर्रास महिलांमध्ये अलीकडच्या काळात वाढणारा एक आजार आपल्याला दिसतो, तो आहे स्तन कर्करोग. याविषयी खरं तर मनामध्ये भीती असते, पण जर आपण भीती न बाळगता जागरूकता ठेवली तर कदाचित या कर्करोगाचा आपण नक्कीच चांगल्या पद्धतीने सामना करू शकू. तेव्हा याविषयी संपूर्ण ज्ञान घेण्यासाठीच आजचा सखी सह्याद्रीचा आपला भाग आहे. पाहूया आजचा विषय नेमका काय आहे तो. आज आपण बोलणार आहोत स्तन कर्करोग, भय नको, खबरदारी हवी या विषयावर. आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी स्टुडिओमध्ये आज आपल्याबरोबर या विषयातली अतिशय तज्ज्ञ सखी आपण इथे निमंत्रित केलेली आहे. आज आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर करिश्मा कीर्ती. नमस्कार. नमस्कार. कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत करते डॉक्टर. थँक्यू सो मच. आणि खरंच मी म्हटलं तसं की मुळातच कर्करोग हा शब्दच आपण ऐकतो तेव्हा आपल्या मनात प्रचंड भीती निर्माण होते आणि स्त्रियांमध्ये अलीकडच्या काळात स्तन कर्करोगाचं प्रमाण वाढताना दिसतंय. तेव्हा या विषयावर आपल्याला नक्कीच माहिती असायला हवी, तर आपण जागरूक राहू शकू. म्हणूनच आजचा आपला भाग. आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर करिश्मा कीर्ती. सर्वप्रथम त्यांचा थोडक्यात परिचय आपल्याला करून देऊ इच्छिते. त्यांच्याविषयी अधिक सांगायचं तर स्तन कर्करोग सल्लागार आणि तसंच स्तन कर्करोग शल्यक्रिया विशारद सुद्धा आहेत, प्राध्यापक सुद्धा आहेत. मुंबईच्या प्रसिद्ध जसलॉक हॉस्पिटलमध्ये मॅडम स्तन कर्करोग सल्लागार आणि शल्यविशारद आहेत. तसंच नेरूळच्या DY पाटील हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. व्याख्यात्या म्हणून त्या अनेक आपल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. या विषयात अतिशय उत्तम काम आहे आणि या क्षेत्रातला त्यांचा अनुभव सुद्धा तितकाच दांडगा आहे. मुंबईच्या टाटा रुग्णालयामध्ये, पॅरिसच्या टाटा रुग्णालयामध्ये सुद्धा त्यांनी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. UK मधून ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टीचं विशेष शिक्षण त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. महिलांनी काय खबरदारी घ्यावी, त्याच्यासाठी जागरूकता कशी निर्माण करावी, हे त्यांचं खरं तर ध्येय आहे. या विषयावर जागरूकता निर्माण करणं हेच त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. महाराष्ट्र सरकारच्या राज्यपालांकडून त्यांना बेस्ट इमर्जिंग ऑन्कोलॉजिस्ट म्हणून सुद्धा गौरवण्यात आलेला आहे. इतर अनेक पुरस्कारांनी सुद्धा त्यांना सन्मानित करण्यात आलंय. आजचा विषय आहे स्तन कर्करोग, भय नको, खबरदारी हवी. आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर करिश्मा कीर्ती. तेव्हा आता वेळ न घालवता मी लगेचच महत्त्वाच्या आपल्या या विषयाकडे येणार आहे आणि पहिल्या प्रश्नाकडे येणार आहे. मॅडम, सर्वात आधीचा प्रश्न असा आहे की स्तन कर्करोग म्हटल्यानंतर त्याची काहीतरी लक्षणं असतील जी बरेच वेळेला आपल्या सगळ्याच सखी एकंदर कामाच्या रगाड्यात असतात, त्यामुळे कदाचित स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष दिलं जात नाही आणि मग ती लक्षणं आहेत की नाही हे पटकन कळत नाही. तर काय सांगाल की याची बेसिक लक्षणं कुठली आहेत, काय सिम्टम्स? सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट सबसे कॉमन कैंसर है और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपने भी बोला, कि खुद का हमें पता होना चाहिए, हमें जागरूक बनना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं. तो सबसे कॉमन लक्षण जो होता है वो है ब्रेस्ट में गांठ आना. और ज़्यादा से ज़्यादा बार ये जो गांठ होती है इसमें दर्द नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली कई बार इसी कारण से महिलाएं अस्पताल नहीं आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गांठ है लेकिन उसमें दर्द नहीं है. लेकिन कोई भी गांठ, कोई भी चेंज अगर आप ब्रेस्ट में देखते हैं तो उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले है कोई भी ब्रेस्ट में गांठ, स्पेशली पेनलेस गांठ. दूसरी बात है त्वचा में कुछ चेंजेस, जैसे कि त्वचा पे लालपना आना या फिर उस पर कुछ घाव बन जाना, जो कि आप नॉर्मल डॉक्टर, फिजिशियन को, GP को दिखाया लेकिन नहीं ठीक हो रहा है, तो ये आपको सोचना है. और हो सकते हैं निप्पल में कुछ चेंजेस, तो निप्पल से कुछ पानी या रक्तस्राव आना, या फिर निप्पल पे ऐसे कुछ घाव जैसा बन जाना, जो पपड़ी बन जाती है ना, कोई भी चोट लगता है उसके जैसा बनना, या फिर कोई भी एरिया जो स्किन का होता है वो अंदर की तरफ खिंच जाना. या कभी कभी कोई पेशेंट्स बोलते हैं ना कि मुझे गांठ जैसी नहीं लगी लेकिन एक ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया. अच्छा. तो कई लोगों के ब्रेस्ट में कप साइजेस में डिफरेंस होते हैं, हाँ, अंतर रहते हैं, वो नॉर्मल है. लेकिन अचानक से अगर कुछ बढ़ता है तो वो महत्वपूर्ण है और वो आपको दिखाना चाहिए. उसके अलावा बहुत कभी कभी
स्तन में नहीं लेकिन काख में भी गांठ आ सकती है, तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। तो ये थे कुछ जो बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और कभी भी नहाते वक्त वगैरह आपको सोचना चाहिए कि एक बार अपने स्तन को देख लेना चाहिए। ओके, मी याच्याकडे येणारच आहे. याच्यावर मला वाटतं वेगळा प्रश्न आपला आहे की आपण स्वतःची तपासणी कशी करायला हवी. पण तत्पूर्वी माझ्या मनात दुसरा प्रश्न आहे की आत्ता तुम्ही मॅडम म्हणालात की आपल्याला गाठ येते आणि बरेचदा ही गाठ जी आहे ही वेदनारहित असते, त्याचं पेनिंग होत नाही. काखेत सुद्धा गाठ येऊ शकते किंवा स्तनात सुद्धा येऊ शकते. पण मग दरवेळेला जी गाठ येते ती कर्करोगाचीच असते का? म्हणजे कधी कधी हीच भीती मनामध्ये येते, तर काय सांगाल याविषयी? हो, एंड बहुत सारी महिलाएं डर के भी अस्पताल नहीं आती, लेकिन बहुत एक मतलब आप लोग इतने सरप्राइज हो जाएंगे कि 10 में से 8 गांठ जो ब्रेस्ट में होते हैं वो कैंसर नहीं होते। ओके ओके, तो हार्डली 10-20% गांठ जो होती है वो कैंसर के होती है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम अगर आप गांठ लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट में ना सिर्फ कैंसर नहीं हो सकता है, सादी गांठें भी हो सकती हैं, और कभी कभी उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी कभी कभी फॉलो करना चाहिए, और कभी कभी उन्हें निकालना भी पड़ता है। लेकिन वो जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, और कोई भी गांठ को इग्नोर करने से वो जाएगा नहीं, उसको दिखाना तो बहुत जरूरी है। हे मला वाटतं फार महत्त्वाचं आहे की कुठे दुर्लक्ष न करता आपण थोडंसं जागरूक राहिलो आणि डॉक्टरकडे जाऊन एकदा त्याची तपासणी करून घेतली की आपल्याही मनातली जी शंका आहे ती दूर होऊ शकते. आता मी अर्थातच पुढच्या प्रश्नाकडे येणार आहे की असा कुठला काय म्हणू शकतो, असं काही स्वरूप आहे का? कुठल्या महिलांमध्ये साधारण हा जो रोग आहे स्तन कर्करोग याचं प्रमाण जास्त दिसतं असं काही, किंवा वयोगट म्हणता, काय सांगू शकाल? ऐसा है ना कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा बीमारी नहीं है कि एक चीज़ के कारण वो हो जाता है। जैसे ना मलेरिया का मच्छर ने काटा तो मलेरिया हो गया, वैसा नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, राइट, जो आपके जोखिम जिसको बोलते हैं वो बढ़ाते हैं। तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो मैं बताऊंगी, और कुछ है जो बदली नहीं कर सकते। जैसे कि महिला होना, ठीक है, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर कम होता है लेकिन कम होता है, और ये भी बहुत लोगों को नहीं पता कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन 1% की जो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर्स देखते हैं वो पुरुषों में होते हैं, लेकिन 99% महिलाओं में देखे जाते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे आयु बढ़ती है उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। किन्हीं लोगों को परिवार में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी के कैंसर या कई कैंसर होने का रिस्क रहता है, तो उनमें भी थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा रहता है। और कुछ कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि पीरियड्स कौन से उम्र में पहले आया, तो जिन लोगों को 12 साल से कम उम्र में पीरियड आता है या लंबे समय तक चलता है, जैसे कि 55 का ऊपर भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है। ओके, उसके अलावा किन्हीं लोगों को रेडिएशन दिया जाता है बचपन में किसी भी टाइप के कैंसर के लिए, लाइक माइलोमास या थायराइड के कैंसर के लिए, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। नाउ क्या है जो हम लोग बदली कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं ये नहीं चेंज कर सकती हूँ। अभी मैं महिला बॉर्न हुई तो मैं महिला हूँ, राइट, और मेरी उम्र बढ़ रही है, अच्छी बात है, शायद बढ़नी चाहिए। एंड लेकिन क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आई वुड टेल यू मोटापा। ओके, मोटापा स्पेशली जब हमारे पीरियड्स बंद होते हैं ना, उसमें महिलाओं में मोटा होने का ऐसा बॉडी ट्राई करती है कि थोड़ा हम लोग फैट स्टोर करें, लेकिन यही एक टाइम है जहाँ पर अगर आप अपनी ओबेसिटी या मोटापा को कंट्रोल करने से ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। अलग है मोटापा से, लेकिन एसोसिएट मतलब रिलेटेड है एक्सरसाइजिंग। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। और ये मोटापा, यस हाँ, मोटापा से रिलेटेड है, लेकिन अलग भी, आप खाने में क्या खाते हैं। तो मला वाटतं आपण ह्याच्याकडे येऊया, पण एक फोन येतोय तो घेऊन आपण पुढे जाऊया की एकंदरच कर्करोग टाळण्यासाठी काय करता येईल, हे फार महत्त्वाचं आहे. पण आपण एक फोन घेऊया आधी. शलाका गाडगीळ आपल्याला कल्याणहून प्रश्न विचारतायत. नमस्कार शलाकाजी. हा नमस्कार. नमस्कार. मी शलाका गाडगीळ कल्याण विचारते बोला. की आपल्याला स्तनाला आपल्याला किंचित जरी गाठ लागली तरी देखील आपण इमिजिएट त्याचा शोध घ्यायला पाहिजे, हे अगदी बरोबर आहे. पण समजा जर का कळलं की ही कॅन्सरचीच गाठ आहे, तर आपलं स्तनाचंच ऑपरेशन म्हणजे ब्रेस्ट ही काढून टाकली जाते, बरोबर आहे ना? आणि ती ब्रेस्ट कॅन्सर काढून टाकल्यानंतर तो कॅन्सर निश्चितपणे बरा होऊ शकतो का, आणि ते काढून टाकल्यानंतर देखील केमोथेरपीची गरज आहे का? बर बर,
त्यांचा प्रश्न आपण खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी विचारलाय. आपल्या प्रश्नाचं नक्कीच ते उत्तर देतील, पण तत्पूर्वी आपण जे बोलत होतो तो आपला मुद्दा आपण पुढे नेऊया. तुम्ही सांगत होतात की स्थूलता हा सुद्धा एक घटक आहे की ज्याच्यामुळे कर्करोग होण्याची थोडीशी भीती असते. मोटापा जो शब्द तुम्ही वापरला, त्याचबरोबर तुम्ही आम्हाला इतरही काही गोष्टी सांगत होतात. तर त्याच्याकडे आपण येऊया की ज्याच्याने आपल्याला कर्करोग होण्याचाच, स्तन कर्करोग किंवा इतरही कर्करोग होणं हे थोडी तरी रिस्क कमी होईल, असे कोणते घटक? डेफिनेटली. तो क्या है ना कि मोटापा एक्चुअली सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड. सो मोटापा यस, एक्सरसाइजिंग, क्या आप खाते हैं, तो जो भी पैकेट से निकलता है ना उसको नहीं खाना चाहिए. आप जो फ्रेश लोकल खाना है वो खाइए, वो सबसे अच्छा है. जो हमारा इंडियन खाना जो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे ना कि गांव में जो लोग रहते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम रहता है वर्सेस मेट्रोपॉलिटन सिटी में आम्हाला और दिसतंय, स्क्रीनवरही वर्सेस दिसतंय. यूके यूएस. तो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है इंडिया में वो काफी कम है. वहां पर 12% लाइफ टाइम रिस्क होता है. हमारे अर्बन सिटी में 4% है और हमारे जो गांव में लोग रहते हैं उनमें सिर्फ 1.5% का रिस्क है. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो लोग एक्टिव रहते हैं, वो लोग एक्सरसाइज करते हैं. जैसे हम लोग यहाँ से कहीं भी 1 किलोमीटर भी जाने के लिए गाड़ी निकालेंगे, वो लोग चल के जाएंगे. वो फ्रेश घर का खाना खाते हैं, बिना ज्यादा लाल रेड मीट, पैकेज्ड फूड, वो सब कम रहता है और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है. दूसरी बात ये है कि आपको आपके बच्चे कौन सी उम्र में होते हैं, तो 35 से कम उम्र में बच्चे होने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है. उनको दूध पिलाने से, ब्रेस्ट जब अपना काम करता है तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है. हर 1 साल आप बच्चे को दूध पिलाने से 4% रिस्क कम होता है. तो कम से कम 6 महीना तो पिलाना चाहिए, बट इफ यू कैन 1 साल भी पिला सकते हैं. उसके अलावा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव महत्वाचं आहे, कारण आजकाल नोकरी आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जी आई आहे तिला तितका वेळ, पूर्ण वर्ष जर तिने खरंच हे दूध दिलं बाळाला, तर खरंच तिचंही स्तन कर्करोगाचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. इतकं हे महत्वाचं आहे. पर ये भी है कि ऑफ कोर्स हम लोग के पास इतने सारे चीजें हैं जो हमें करनी है. काम पर भी जाना है, बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है. तो आई वुड से कि ऐसी भी स्टडी है जिसने दिखाया है कि 4 महीने दूध पिलाने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है. तो 1 साल कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो 4 महीने से भी एटलीस्ट आपको कुछ हेल्प मिलेगी. उसके अलावा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसको लंबे समय तक लेने, मतलब 5 साल के ऊपर कंटिन्यूअस ले रहे तो उससे रिस्क थोड़ा बढ़ता है. तो आई थिंक देखो, फैमिली प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप ले सकते हैं, लेकिन अपने गायनेक से आप बात करते रहे. और बहुत ऐसा 10 साल 15 साल ले रहे हैं, अगर उतने समय तक चाहिए तो कॉपर टी भी ऑप्शन है. करेक्ट है ना. तो काफ़ी सारे दूसरे ऑप्शन जो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने गायनेक के साथ. उसके अलावा जब पीरियड बंद होते हैं तो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं. वो भी 1 साल के ऊपर भी लेने से उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. तो डेफिनेटली वो हम अवॉइड करना चाहेंगे. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मालाडी वगैरह जो हम लोग लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं. तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसको आप चेंज कर सकते हैं और आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है. नक्कीच. मला वाटतं या गोष्टी विशेषत्वाने महिलांनी तर आवर्जून लक्षात ठेवल्याच पाहिजेत, तर होणारा धोका तरी आपण निश्चित कमी करू शकतो. आता मी शलाकाजींच्या प्रश्नाकडे येणार आहे, आणि अर्थात तोही आमच्या सगळ्यांच्याच मनात होता की ज्यावेळेला स्तन कर्करोगाची शस्त्रक्रिया होते आणि स्तन काढून टाकलं जातं, त्यावेळेला त्यांचा प्रश्न होता की हा कर्करोग पूर्ण बरा होतो का, आणि छोटीशी जरी गाठ असेल आणि शस्त्रक्रिया झाली तर त्याच्यानंतर केमोथेरपी घ्यायला लागते का? काय सांगाल याविषयी? ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, राइट. तो सब ब्रेस्ट कैंसर एक जैसे ट्रीट नहीं होते हैं. हाँ, 1-2 चीज़ें हैं. एक तो है कि कैंसर और कोई भी कैंसर जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो 100% वो कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं. लेकिन अगर आप ये कैंसर को जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे, अर्ली स्टेज में दिखाएंगे और ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे, तो हम इसे दोबारा आने से या फैलने से उसका रिस्क सबसे कम कर सकते हैं. और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो अगर आप छोटी ही गांठ है उसको ही डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो अर्ली स्टेज बोला जाता है, राइट. और अगर जो आपका सर्वाइवल है या जैसा आपका डिजीज़ बिहेव करेगा, ये काफ़ी हद तक
आपके स्टेज पर डिपेंडेंट है, और दूसरी बात है ये कौन से तरीके का कैंसर है। तो कुछ कैंसर्स होते हैं वो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं जो थोड़ा अच्छा करते हैं एज अपोज टू ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स। तो जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर होते हैं ये हार्मोन्स पर डिपेंडेंट होते हैं और उसके लिए हम लोग 5 साल 10 साल तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ टारगेटेड थेरेपी वाले कैंसर्स होते हैं जिसमें, तो बेसिकली क्या है ना कि आप हर कैंसर अलग होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट कराएं तो उसके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट और क्योरेटिव ट्रीटमेंट होता है कि हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक दूर रख सकते हैं। Correct. लेकिन मला वाटतं आणि- 100% वी कांट से। फक्त हे प्रत्येक पेशंट वाईज वेगवेगळे आहे, त्यामुळे डॉक्टर जे सांगतील तेच आपण गृहीत धरलं पाहिजे. आपल्याला एक फोन येतोय तो आपण घेऊया. आपल्याला शिवानंद वसेदार निपाणीहून प्रश्न विचारतात. नमस्कार. हेलो. मैडम जी, नमस्कार. हाँ, मैं नेपाली से शिवानंद वचर बात कर रहा हूँ और मेरा ये सवाल है, कुछ महिलाओं को स्तन का कैंसर होता है और स्तन का कैंसर होने के बाद उनका गांठ का ऑपरेशन होता है, फिर ऑपरेशन होने के बाद उनकी कुछ महिलाओं का बाल झड़ते हैं। अगर समझिए एक बार दाएं तरफ का ऑपरेशन हुआ तो उनका दाएं तरफ का हाथ का सूजन होता है। ये ऐसे ऑपरेशन होने के बाद कंपलसरी सभी ऑपरेशन की महिलाओं का बाल झड़ना या हाथ का सूजन होना या ऐसा होता है क्या? उसके बारे में आप हमको क्या राय देंगे और क्या बताएंगे, ये मेरा सवाल है। धन्यवाद. नक्कीच शिवानंदजी, खूप चांगला प्रश्न आपण विचारलाय आणि आपल्या प्रश्नाचं मार्गदर्शन सुद्धा मॅडम करतीलच. पण वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची, तेव्हा आपण कुठेही जाऊ नका. आम्ही लगेचच परत येतोय. पाहत रहा सखी सह्याद्री. पाणी अवसर ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज एक अतिशय महत्त्वाचा विषय सखी सह्याद्रीच्या भागात आपण हाताळतोय. स्तन कर्करोग, भय नको, खबरदारी हवी, आणि अशा मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या बरोबर आहेत डॉक्टर करिश्मा कीर्ती. ब्रेक पूर्वी आपल्याला शिवानंद सरांनी एक प्रश्न विचारला होता आणि जो माझ्याही अर्थात मनात होता की ज्या वेळेला स्तन कर्करोगाची शस्त्रक्रिया होते, आपण त्याच्यातून बाहेर येतो, केमोथेरपी वगैरे होते, तर त्यावेळेला बऱ्याच महिलांना अनेकांना म्हणजे हा एक त्रास जाणवतो की केस जाणं किंवा ब्रेस्ट काढून टाकली असेल डाव्या बाजूची तर थोडासा हात दुखणं, सूज येणं. तर साधारण एकंदरच आपण विचारायचं झालं तर असं विचारू शकतो की याचे कोणते दुष्परिणाम होतात, जे काही कालावधीपुरते मर्यादित असतील किंवा काही तर फार काळासाठी टिकणारे असतील, शॉर्ट टर्म किंवा लॉन्ग टर्म. साधारण काय सांगाल याविषयी? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बीमारी बड़ी है तो ट्रीटमेंट को उससे भी बड़ा होना पड़ता है, तो थोड़े दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ और उपाय, कुछ अनिवार्य होता तो वो करते, बट वो नहीं है तो हमारे पास है, यस, कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है और कुछ लॉन्ग टर्म है जो हम लोग जानते हैं, और उसके लिए ना एक्चुअली बहुत सारे आजकल उपाय निकल गए हैं और बहुत सारे रिसर्च भी चल रहा है कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सर्जरी की बात करें तो जिन लोगों का ब्रेस्ट या ज़्यादातर जिन लोगों की काख की सर्जरी होती है और काख से ज़्यादा लिम्फ नोड्स निकालते हैं, उनमें ऑलमोस्ट 30 to 40% चांस होता है कि हाथ में सूजन आने के लिए। तो कोई भी डॉक्टर अगर जब भी आपका ऑपरेशन होता है उसके नेक्स्ट दिन से आपको फिजियोथेरेपी शुरू करनी होती है। तो आपको हाथ के लिए एक्सरसाइजेज सिखाए जाएंगे, करीब 10 एक्सरसाइजेज होते हैं, वो आपको डेली करने हैं 2 से 3 बार, और उस हाथ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि उस हाथ में अंगूठी वगैरह नहीं पहनो, बिकॉज हाथ में सूजन आ जाती है तो वो अंगूठी फंस जाती है। दूसरे कांच की चूड़ियाँ नहीं, इंजेक्शन कुछ ज़्यादा भारी नहीं उठाना है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना होता है हम लोग का उस साइड के हाथ का, तो सब कुछ दूसरे साइड से करना होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे बोल रहा बाल जाना, तो यस, कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है, मतलब वो जो बाल जाते हैं वो दोबारा वापस भी आ जाते हैं, उसको 3 महीने का टाइम दीजिए। उसके अलावा आजकल एक स्कैल्प कूलिंग करके एक हेलमेट आता है और ग्लव्स आते हैं, जिससे जो ठंडा करता है ताकि कीमोथेरेपी के ड्रग्स उधर तक ज़्यादा इफेक्ट नहीं करें और हाथ पैर पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। तो ग्लव्स, कैप और सॉक्स आते हैं जो ठंडा कर देते हैं और वहाँ पर ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं होता है, तो कीमोथेरेपी ज़्यादा नहीं जाता है। तो वो 100% नहीं है कि उससे कुछ भी बाल नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा उसको वो कम कर देता है। बट बी अश्योर्ड कि आपके जो बाल गए हैं वो 3 महीने के बाद दोबारा वापस आने शुरू करते हैं। कलर, टेक्सचर वगैरह थोड़ा चेंज होंगे, लेकिन ओवर टाइम ना वो वापस आ जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है। जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे हाथ में सूजन आने का और या फिर बाल जाने का है, तो फिर कोई भी साइड इफेक्ट आपको लंबे समय तक लगती है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर को तुरंत बताएं। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं कि मेरे को 2 साल से हाथ में सूजन है, तब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी एक और तकनीक आई है
कि हम लोग सब लिम्फ नोड्स कांक से नहीं निकालते, हम लोग कुछ करते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। ओके। तो ब्रेस्ट में हम लोग एक डाई डालते हैं और हम एक छोटा कट लेते हैं, चीरा लेते हैं कांक में, और हम लोग देखते हैं कौन से लिम्फ नोड में वो डाई आया है और उसको हम लोग निकाल कर टेस्टिंग करते हैं। इसको सेंटिनल लिम्फ नोड बोले जाते हैं। और अगर उस पे कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ है, हम लोग उसको उसी टाइम ऑपरेशन के दौरान टेस्ट करते हैं। अच्छा। तो 20 से 25 मिनट लगता है और उसमें चेक करते हैं कैंसर उधर तक स्प्रेड नहीं हुआ है तो बाकी के लिम्फ नोड हम लोग टच नहीं करते हैं। एक और नई तकनीक आई है जिसमें हम लोग जो सब लिम्फ नोड्स निकालते हैं उनमें जो लिम्फ के चैनल होते हैं उसको हम लोग ब्लड के चैनल से जोड़ देते हैं। इसको लिम्फा सर्जरी बोलते हैं और ये एक प्रिवेंटिव सर्जरी है कि आगे चल करके लिम्फेडिमा नहीं हो। ये काफ़ी नई तकनीक है, हार्डली पिछले 2-3 सालों में शुरू हुआ है और ये हम लोग भी करते हैं। तो जिन लोग के भी पूरे लिम्फ नोड्स निकालते हैं उनमें ये ऑप्शन भी रहता है कि आगे चल करके हाथ में सूजन का रिस्क कम हो जाए। और जो हाथ में जो पेन वगैरह है ना उसके लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट है। वो अभी भी शुरू करेंगे, काफ़ी समय से भी है, तो भी आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और वो डेली करना है याद करके। ओके, मला वाटतं करिश्माजी आपल्यासारखे डॉक्टर्स आहेत त्यामुळे कुठेतरी थोडीशी चिंता दूर होऊ शकते, कारण त्या म्हणल्या तसं की आज ना खूप नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येते आणि आपल्याकडच्या मेडिकल सगळ्याच गोष्टींमध्ये इतकी चांगली इम्प्रूव्हमेंट होते की कुठेतरी थोडंसं तरी भय आपलं कमी व्हायला हवं। आणि तेच खरं तर आजच्या आपल्या या पूर्ण कार्यक्रमाचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे की आपल्याला भीती बाळगून चालणार नाही, खबरदारी घ्यायला हवी, कशा पद्धतीने काम करायचं आहे खूप चांगल्या पद्धतीने त्या सांगतायत। आपण एक फोन घेऊया आणि मग पुढे जाऊया। आपल्याला चंद्रशेखर पाटील धुळ्याहून प्रश्न विचारतायत। नमस्कार। नमस्कार। हॅलो, नमस्ते मॅडम। नमस्कार। मॅडम, माझा प्रश्न असा आहे की माझी मुलगी वयात आल्यानंतर म्हणजे साधारण वयाच्या 10-12 वर्षात तर गव्हर्नमेंटने कुठली तरी लस काढलेली, तर त्या लस बद्दल माहिती हवी होती मॅडम, आणि ती कुठे उपलब्ध होईल आम्हाला? लस कशावरती आहे हे नाव सांगू शकाल का? लस ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी की गव्हर्नमेंटने ज्यावेळेस स्प्रेड चालू होतात एखाद्या लेडीजला, तर त्यावेळेस अशी माहिती माझ्याजवळ की ते ब्रेस्ट कॅन्सर लस काढली गव्हर्नमेंटने की ती फ्री मध्ये मिळते, पण ती कुठे उपलब्ध मिळते काय त्याच्याबद्दल माहिती नाही। बरेच सिव्हिल हॉस्पिटल वगैरे विचारलं मी बऱ्याचदा, पण ते बोलले आमच्याकडे अवेलेबल नाही। तर ती कुठे घ्यावी आणि कुठल्या त्याच्यासाठी बेटर राहील पुढच्या दृष्टीने? बरं, नक्की आपण याच्यावर प्रश्न विचारूया। त्यांचा प्रश्न असा आहे की आपल्याला लस मिळते, वॅक्सिन मिळते 10-12 वर्षाची त्यांची मुलगी आणि त्यांना असं कळलं होतं, तर खरंच अशी लस आहे का आणि त्यांना ती कुठून मिळू शकेल, काय सांगाल? अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो 12 साल की बच्चियों में दिया जाता है वो सर्वाइकल कैंसर, मतलब जो गर्भ पेशी के मुंह का कैंसर होता है उसके लिए दिया जाता है। और वो कैंसर के लिए नहीं, एक्चुअली एक वायरस है जो वो कॉज करता है लंबे समय इन्फेक्शन के लिए, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, HPV वायरस का वैक्सीन आता है। और वही आई थिंक मे बी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया रहेगा, और वो उसका वैक्सीन डेफिनेटली अवेलेबल है और सब बच्चियों को 12 साल की उम्र में इनफैक्ट लड़कों को भी देना चाहिए, बिकॉज आगे चलकर HPV अगर हम लोग कम करेंगे तो उससे सिर्फ सर्वाइकल नहीं लेकिन मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर और एनल कैंसर ये सब भी कम हो सकते हैं। तो अच्छा, आता त्याने हा प्रश्न विचारलाच आहे तर मी पण पुढे विचारते की ही जी सर्वाइकल कॅन्सरची लस आहे ती कुठल्या वयापर्यंत मुलांनी किंवा मुलींनी घेतलेली चालू शकते, काय सांगाल? सो जनरली 12 साल के बाद दे सकते हैं और वो अप टू जनरली यंग एज में देना चाहिए। लेकिन अगर आपने 40-45, बिकॉज ये जो अवेलेबल हुआ है ये हार्डली पिछले 10 साल में हुआ है, तो आप 40 to 45 ईयर्स तक भी ले सकते हैं, लेकिन उसका स्केड्यूल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप कोई भी गायनी या किसी भी सिविल हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आपके एज के हिसाब से आपको कितना कौन से स्केड्यूल में वो लेना चाहिए। ओके, मला वाटतं बघा ना, अशा मनात शंका येऊ शकतात ज्याच्यामुळे चंद्रशेखर जी आपण प्रश्न विचारला ते फार चांगलं केलं तसं मला वाटतं, कारण ही लस जी आहे ही सर्वाइकल कॅन्सरची लस असू शकते, अजून ब्रेस्ट कॅन्सरवरती लस आलेली नाहीये। पण नक्कीच त्या म्हणाल्यात असं की ही जरी लस घेतली तरी होणारा कर्करोगाचा धोका तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो। खूप चांगला प्रश्न आपण विचारलात आणि डॉक्टर आपणही चांगलं योग्य मार्गदर्शन केलं। आता आपण पुढे जाऊया। स्तन कर्करोगाविषयी बोलायचं तर साधारण ज्या महिलांना असं वाटतंय की स्तन कर्करोग टाळावा तर त्यांच्यासाठी आधी कुठल्या चाचण्या त्या करू शकतात का, कुठल्या वयामध्ये त्या केल्या पाहिजेत, काय सांगाल?
तो कोई भी अगर हमें कुछ भी बीमारी नहीं है या हमें स्तन में कुछ भी तकलीफ नहीं है और हम उसको चेक करते हैं, इसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है पहले खुद की जांच करना, जिसे कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और उसके अलावा होता है मैमोग्राफी, जो कि ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते हैं। तो मैमोग्राफी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत किया जाता है। इंडिया में एक्चुअली कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है मैमोग्राफी सबके लिए। तो हम लोग बोलते हैं अगर 40 साल की उम्र के ऊपर जो हमने पहले बोले थे ना, जो रिस्क फैक्टर्स, अगर उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली आपको 2 साल में एक बार भी करेंगे तो अच्छा चलेगा। ओके। 30 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के साल में एक बार अपने ब्रेस्ट की जांच डॉक्टर से करवानी चाहिए। ओके। और हर महीने खुद की जांच हर महिला को करनी चाहिए 20 साल के ऊपर से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे जो भी एज के हैं, ये आपके लिए रेलेवेंट है। अभी आप बोले कि खुद की जांच करनी है, तो वो कैसे करनी है? हम लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो जब भी हम लोग खुद की जांच करते हैं तो उसमें एक तो है कब करना चाहिए। तो 20 साल की उम्र के बाद, अगर आपका जिस दिन पीरियड बंद होता है ना, मतलब पीरियड स्टार्टिंग से 5 से 10 दिन के बाद, अगर 1 तारीख को पीरियड आया तो 5 तारीख या 10 तारीख के बीच में आपको ये जांच करनी है। महीने में सिर्फ एक बार करनी है और हर महीने करनी है। कई बार लोग को 2-3 महीने कुछ नहीं मिलता है तो वो करना छोड़ देते हैं, या तो फिर कभी कभी को सब कुछ लगता है। तो ज़रूरी है कि आप सीखें कि वो कैसे करना चाहिए, उसको हर महीने करें। कुछ नहीं मिलता है 5 साल 10 साल फिर भी आपको करना है। ओके। तो सबसे पहला पार्ट होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आप क्या खोज रहे हैं तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हमने बोला, ब्रेस्ट में गांठ आना, निपल में चेंजेस, स्किन पे चेंजेस, या काख में कुछ गांठ आना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं। नाउ दूसरी बात होती है लुक, मतलब अपने आप को मिरर में देखना है। तो ऊपर के कपड़े निकाल करके आपको सीधा अपने आप को शीशे में देखना है। हाथ साइड पे रखकर राइट और लेफ्ट घूमेंगे। जब राइट और लेफ्ट घूमेंगे ना, तो आपको देखना है कि जो ब्रेस्ट है उसका शेप बना हुआ है कि कहीं से अंदर खिंच गया है या कहीं पर ज़्यादा सूजन है। और ये देखने के बाद हाथ ऊपर करना है और आगे की तरफ भी झुकना है। ये करने से हमें ये पता चलता है कि दोनों ब्रेस्ट साथ में जा रहे हैं नीचे की तरफ, और हाथ ऊपर करने से दोनों निपल साथ में ऊपर जाने चाहिए। इससे कभी कभी जो बहुत अंदर की तरफ गांठ होती है, जो मसल या मांसपेशी के पास होती है, ये करने से पता चलता है। तो ये होता है लुक। अभी होता है लोकेट, मतलब खुद का एक्चुअल जांच करना, छू के जांच करना। तो इसके लिए अगर हम लोग बाएं तरफ की जांच कर रहे हैं तो हम लोग दाहिने हाथ से अपने बाएं ब्रेस्ट को जांच करेंगे। लेट जाना है, हाथ पीछे करना है और अपने ब्रेस्ट को ऐसे गोल करना है। उसको ऐसे नहीं करेंगे, उसको ऐसे गोल हम लोग टच करके और घुमाएंगे और देखेंगे। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो या तो ऊपर से नीचे जाएं या गोल गोल जाए, या 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock ऐसे जाए। मेन है कि आपका पूरा ब्रेस्ट आपको जांचना है। मतलब जो ये ऊपर में हड्डी होती है ना, क्लैविकल बोलते हैं उसको, वहां से लेकर जहाँ तक ब्रेस्ट पेट के ऊपर तक जाता है वहां तक आपको पूरा टेस्टिंग करना है। ये लेट कर करना है बाएं तरफ का राइट हैंड से, और फिर सेम ये हाथ पीछे रखकर हम लोग ये साइड का करेंगे। और फिर यही चीज़ और लास्ट में आप निप्पल प्रेस करके देखेंगे कि निप्पल से कुछ स्त्राव वगैरह तो नहीं आ रहा है। और लास्ट में ना ये काम आप इसके बाद नहाने चले जाइए, हाथ में थोड़ा साबुन लगाकर फिर से एक बार खड़े होकर चेक करना है, क्योंकि खड़े होकर जो ऊपर की तरफ के एरिया होते हैं वो ज़्यादा अच्छा से हम लोग जांच कर पाते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं लर्न, लुक, लोकेट। लर्न मतलब सीखना ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या है, लुक मतलब अपने आप को देखना, और लोकेट मतलब उसको खोजना। तो मला वाटतं हे खूप महत्त्वाचं टेक्निक आहे, हे आपण जाणून घेतलं आणि याच्या पुढे आपण इतर टेस्टिंग बद्दलही जाणून घेणार आहोत। पण एक फोन आपल्याला येतोय, तो आपण घेऊया, मग पुढे जाऊया। मंगल आपटे पुण्याहून प्रश्न विचारतात। नमस्कार। नमस्कार, मला असं विचारायचं होतं, आवाज येतो ना ऐकू मॅडम? हो येतोय। हा, मला असं विचारायचं की ज्या बायकांचं ऑपरेशन होतं ना, तर त्या ऑपरेशन झाल्यानंतर त्या बायकांचं बीपी वाढणं किंवा कमी होणं असंही होऊ शकतं। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचे केस गेले तर मग ते केस किती दिवसांनी येतात ही त्यांना काळजी असते। आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे दूध पिताना ते गायकाला गाठ येते, मग ती गाठ कशी कमी करायची, किंवा म्हणजे अंगावर दूध पितात तर मग त्यांना असं वाटतं आपले कॅन्सरची गाठ आहे का काय, तर त्याबाबत आपण मार्गदर्शन काय करू शकाल? नक्कीच या विषयावर मार्गदर्शन मिळेल। फक्त तत्पूर्वी आपण आधीचा जो प्रश्न बोलत होतो त्याचं आपण उत्तर घेऊया की आपण स्वतःची तपासणी कशी करू शकतो। हे तर तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला सांगितलंच, पण त्याचबरोबर इतर कुठल्या चाचण्या आहेत? आपण मेमोग्राफी बद्दल वगैरे बोलत होतो,
तर ते आपण बोलूया, पण इथे वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. तेव्हा आपण कुठेही जाऊ नका, आम्ही लगेचच परत येतोय, कारण हा महत्त्वाचा विषय आपण पुढे हाताळणार आहोत. तेव्हा घेऊया आत्ता इथे छोटीशी विश्रांती. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करते. स्तन कर्करोग, भय नको, खबरदारी हवी, हा आपला सखी सह्याद्रीचा विषय आणि मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर करिश्मा कीर्ती. तेव्हा आता लगेचच मी पुन्हा एकदा आपल्या चर्चेकडे येते. आम्हाला आपण सांगितलं की स्वतः आपल्याला जर तपासणी करायची असेल तर ती करणं किती गरजेचं आहे आणि ती कशी केली पाहिजे, या व्यतिरिक्त आपण मेमोग्राफीबद्दल बोलत होतो. तर काय सांगाल याविषयी अधिक? तो जैसा कि हमने बोला कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबको करना चाहिए. मैमोग्राफी मैं सजेस्ट करूंगी ना कि जैसे हमने जो रिस्क फैक्टर्स बोले हैं, तो 40 साल के ऊपर हर 2 साल में आप मैमोग्राफी कर सकते हैं. Okay. अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अगर आपको बच्चे लेट हुए हैं या बच्चे नहीं हुए हैं या आपने दूध नहीं पिलाया या आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है या तो और भी कुछ, या तो आप शराब का सेवन करते हैं रेगुलरली, या तो आप मेट्रो सिटी में रहते, तो उससे थोड़ा आपका रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है. तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स या तो फिर अगर आपके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर है, तो अगर आपके परिवार में कई लोगों का है ना, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलें और आप उनसे पूछें कि आपको कितना जांच करने की कब कब ज़रूरत है. बिकॉज जिन लोगों को हाई रिस्क रहता है उन लोगों का थोड़ा डिफरेंट स्क्रीनिंग रहता है, उनमें हम लोग MRI वगैरह भी करते हैं. अच्छा, तो ये आपको, ये जो मैं अभी बता रही हूँ कि 40 साल के बाद हर 2 साल में एक बार मैमोग्राफी कर सकते हैं, ये जनरल पॉपुलेशन के लिए है. लेकिन अगर आपको और कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स है, या आपकी माँ, मासी, आत्या, ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर आपके परिवार में है, या यंग लोगों को आपके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या ओवरी का कैंसर हुआ है, या एक ही जन को कई कैंसर हुए हैं, या दोनों साइड में कैंसर हुए हैं, ये सब कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स है जो हमें बताते हैं कि शायद DNA में कुछ चेंजेस हैं, या ये हेरिडिटरी या अनुवांशिक कैंसर है. तो इसलिए आपका थोड़ा डिफरेंट होगा. लेकिन जनरल पॉपुलेशन में 30 के ऊपर डॉक्टर के पास एक साल में एक बार, और 40 के बाद मैमोग्राफी 2 साल में एक बार कर सकते हैं. और ये मेमोग्राफी कंटिन्यू के अलावा ब्लड की कुछ टेस्ट होती है क्या कि जिसमें थोड़ा बहुत ब्रेस्ट कैंसर या अलग तरीके के जो कैंसर होते हैं उसका रिस्क फैक्टर दिखाई देता है? सो एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का ना एक ट्यूमर मार्कर है जिसे CA-15-3 बोलते हैं. लेकिन ये जो है वो उतना स्पेसिफिक ना सेंसिटिव, मतलब कई बार वो बिना मतलब का बढ़ भी सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है. और कई बार अगर कैंसर होगा तो हो सकता है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं है. कभी कभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों को पहले कैंसर हो चुका है, या फिर जो लोग को ऑलरेडी स्टेज 4 कैंसर है और वो लोग कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं. कभी कभी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इसलिए उसे यूज़ करते हैं. लेकिन ये चेक करने के लिए कि आपको कैंसर हुआ है की नहीं, अभी तक उसका इस फील्ड में यूज़ नहीं है. ओके, म्हणजे मला वाटतं थोडक्यात आपण स्पेशलिस्टकडे जाऊनच ही तपासणी केलेली केव्हाही उत्तम. आता आपल्याला एक मंगलजींनी प्रश्न विचारला होता, आपण त्याच्याकडे येऊया. मला वाटतं त्यातल्या एका प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला डॉक्टरने आधी दिलं होतं. त्यांनी विचारलं होतं की केस जातात तर ते साधारण कधी येतात, तर मला वाटतं तुम्ही 3 ते 4 महिने सांगितलं होतं ते येतात परत. पण त्यांचा दुसरा प्रश्न होता की BP वाढण्याचाही अनेक महिलांना प्रॉब्लेम जाणवतो ज्यावेळेला कॅन्सरची शस्त्रक्रिया होते किंवा त्यांची इतर उपचार पद्धती सुरू असते त्यावेळेला. आणि दुसरा प्रश्न होता की एखादी आई आपल्या बाळाला जर अंगावर दूध पाजत असेल तर तेव्हा काही गाठी होतात आणि भीती वाटते महिलेला की बापरे की ही कॅन्सरची गाठ नाही आहे ना. तर काय सांगाल याविषयी? ओके, तो पहला तो हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चे दूध पी रहे हैं उस टाइम जो गांठ आता है उसके लिए. तो क्या होता है कि कई बार दूध हम लोग पिलाते हैं, या तो फिर अच्छे से दूध नहीं पिला पाते हैं, या तो कभी कभी दूध कहीं पर अटक जाता है, तो यस वहाँ पर सूजन आ सकती है, वहाँ पर गांठ भी बन सकता है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो अगर आप अपने गायनी या अपने फिजिशियन को दिखाएंगे तो वो एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं. और सोनोग्राफी पर पता चलता है कि उधर पस भरा है या वहाँ पर एक सॉलिड गांठ है. ठीक है, तो वो सोनोग्राफी करके अगर उधर पस भरा है तो उसे निकाला भी जा सकता है. ना अगर कोई महिला ऐसी है जिनको ये तकलीफ हुई है और आपने ट्रीटमेंट लिया, 2 हफ्ता लिया या 3 हफ्ता लिया और उसके बाद ठीक नहीं हुआ, तो यस कैंसर का शक थोड़ा हो सकता है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एज अ जो महिला हैं
है जो दूध पिला रहे हैं, और अगर आपको 2 से 3 हफ्ते हो गए लेकिन ब्रेस्ट में लालपना या गांठ अभी भी बरकरार है, तो एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो कि फिजिशियन या गायनी डॉक्टर नहीं, सर्जन डॉक्टर या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ओके. आता माझ्या मनात हा प्रश्न होता की ज्या वेळेला स्तन कर्करोगाची एखादी गाठ काखेत असते किंवा स्तनात असते, त्यावेळेला दरवेळेला आपण स्तनाची शस्त्रक्रिया काढून स्तन काढून टाकत नाही, तर त्यावेळेला साधारण कुठल्या कुठल्या स्टेजेस असतात की जिथे आपल्याला स्तन काढून टाकायला लागतं, काय सांगाल? तो यस, एक तो पहले हमने बात किया था कि स्टेज पर अवलंबित होता है कि आपका ट्रीटमेंट आउटकम कैसा होगा, लेकिन कितना ट्रीटमेंट आपको मिलेगा ना, ये भी स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. तो अगर आपकी गांठ छोटी है, एक ही जगह है, तो यस हम लोग ब्रेस्ट बचा करके ऑपरेशन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजकल हम लोग ब्रेस्ट बचा कर ही ऑपरेशन करते हैं. लेकिन अगर एक ही ब्रेस्ट में 2-3 जगह पर गांठें हैं, तो उसमें ब्रेस्ट बचाने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप कितना ब्रेस्ट निकालोगे और कितना छोड़ोगे, ब्रेस्ट मैच होना चाहिए ना, लेफ्ट और राइट, तो वो सिमेट्री बनी रहनी चाहिए. तो ब्रेस्ट बचाने का मतलब है कि कम से कम 80 to 70% आपका ब्रेस्ट बचे, और उसमें हम लोग आजकल फ्लैप्स भी डालते हैं, मतलब साथ में प्लास्टिक सर्जरी करते हैं. जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन के टाइम बोला था ना ऑन्कोप्लास्टी, तो ऑन्कोप्लास्टी का मतलब ही यह होता है कि हम लोग ऑन्को मतलब कैंसर की सर्जरी करके, प्लास्टी मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट या उसको दोबारा बना सकते हैं. तो पास का फैट वगैरह या स्किन लेकर के, या पीछे से, या पेट का मांस लेकर, या इम्प्लांट डालकर, ये सब कई तरीके होते हैं जिससे हम लोग ब्रेस्ट दोबारा बना सकते हैं. किन्हीं पेशेंट्स को जिनको 2 से 3 या ज़्यादा गांठें होती है, या पूरे ब्रेस्ट में गांठें होती है, उनमें हम लोग स्किन अगर अच्छा है और निपल से दूर है, तो हम लोग वो सब बचा करके पूरा ब्रेस्ट अंदर से निकाल करके वहाँ पर इम्प्लांट या पेट का मांस डाल करके या पीछे से मांस डाल करके दोबारा ब्रेस्ट बना सकते हैं. इसको होल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं. और कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें स्किन भी इन्वॉल्व होता है, जो कि स्टेज 3 जिसे आप बोल सकते हैं. तो उन केसेस में हम लोग एक्चुअली स्किन नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड कि ऑन्कोप्लास्टी, लेकिन ऑन्को फर्स्ट, पहले कैंसर उसके बाद प्लास्टिक. तो जो कैंसर है उसको पूरी तरह से जड़ से निकालना हमारा हमेशा पहला प्रायोरिटी रहेगा, राइट. उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि अच्छा इसमें हम लोग इसको अच्छा दिखे वो कैसे कर सकते हैं, राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट निकालना पूरी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि काख के लिम्फ नोड्स पूरी तरह से निकालना, और अगर निकालना भी पड़े तो हम लोग दोबारा ब्रेस्ट बना सकते हैं. नक्कीच. मला वाटतं डॉक्टरला देव का म्हणतात हे करिश्माजी आपल्या बोलण्यातून आम्हाला समजतंय, कारण आज खरंच अनेकविध उपचार पद्धती आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, आणि अनेक पेशंट्स वेगवेगळ्या या स्टेजेसमधून सुद्धा बाहेर येत आहेत, बरे होत आहेत, आणि हे सगळं क्रेडिट अर्थातच डॉक्टरांना दिलं जातं. मागच्याच आठवड्यात डॉक्टर्स डे होऊन गेला, त्याबद्दल आपलं सुद्धा अभिनंदन करते आणि आपल्याला शुभेच्छा देते. आणि आपल्या पुढच्या प्रश्नाकडे आपण येऊया. आपल्याला एक फोन येतोय, तो आपण घेऊया. अजिंक्य गोळे आपल्याला बदलापूरहून प्रश्न विचारतात. नमस्कार. हॅलो, नमस्कार. प्रश्न विचारा अजिंक्यजी. हा मला असं विचारायचं होतं की वॅक्सिन आणि ऑपरेशन करून पण जर तो रिकवर झाला नाही तर अशा वेळी काय करावं लागेल? बरं, त्यांचा प्रश्न होता वॅक्सिन आणि इतर उपचार पद्धतींनी पण हा रोग जर बरा झाला नाही तर काय होईल. तर मला वाटतं वॅक्सिनचं आपण बोललो होतो की याच्यावर वॅक्सिन नाही आहे, पण मग उपचारांनी हा पूर्णपणे बरा होतो का, आणि नाही झाला तर काय करता येईल. आता मला यालाच जोडून प्रश्न विचारायचा आहे की केमोथेरपी आणि रेडिएशन अशा आपण उपचार पद्धती ऐकतो, तर साधारण या उपचार पद्धती काय आहेत आणि याच्यातून बरं होण्याचे चान्सेस किती जास्त आहेत? जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो उन कैंसरों में है जो कि काफ़ी क्योरेबल है. मतलब उपचार लेने से, मतलब पूरा आप ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे तो उससे आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. और अगर वो स्टेज अर्ली रहता है और उस टाइप का कैंसर रहता है जो ज़्यादा जल्दी ना बढ़े, मतलब उसका ग्रेड कम है या हार्मोन पॉजिटिव है, तो ये सब कैंसर्स जनरली लंबे समय तक अच्छे रहते हैं. कोई भी कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो उसमें कई तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसे मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोला जाता है. मतलब कई तरीके से उस पर हम लोग हमला करते हैं. तो जैसे सर्जरी हो गई और रेडिएशन हो गया. रेडिएशन एक्सरे जैसा होता है. वो एक्सरेज के थ्रू जो रेडिएशन होते हैं उससे हम लोग कैंसर सेल्स को किल करते हैं. ये जनरली सर्जरी के बाद दिया जाता है. और ये दोनों चीज़ हमारे लोकल ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, मतलब दोबारा कैंसर ब्रेस्ट पर नहीं आए उसके लिए होते हैं. ना होता है सिस्टमिक, मतलब बाकी शरीर का क्या, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि कैंसर बढ़ता है तो फिर बाकी के शरीर में भी फैल सकता है.
तो बाकी शरीर के लिए होता है कीमोथेरेपी, जो सलाइन के द्वारा दिया जाता है नसों से, और होता है हार्मोन थेरेपी जो टैबलेट होती है, खा सकते हैं। उसके अलावा आजकल नई चीज़ें आई हैं जैसे कि टारगेट थेरेपी, वो भी कीमोथेरेपी के साथ सलाइन में दिया जाता है, और इम्यूनोथेरेपी। तो ये सब काफ़ी नई चीज़ें हैं जो भी आई है। और ये जो स्पेशल टाइप के कैंसर, जैसे मैंने बोला ट्रिपल नेगेटिव या HER2 पॉजिटिव, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो एक्चुअली पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि ये जो टाइप के, जो हम लोग पहले बोलते थे अच्छा अग्रेसिव कैंसर है या ज़्यादा जल्दी बढ़ने वाले कैंसर हैं, उसके लिए काफ़ी सारे नए ट्रीटमेंट आए हैं, और उनके लिए भी अब हम लोग थोड़ा अच्छा क्योरेटिव रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको भी अब होप है कि वो अच्छे रहे, लंबे समय तक अच्छे रहे, और पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने से। नक्कीच मला वाटतं हे कुठेतरी आपण चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की थोडं तरी महिलांना एक मनातली भीती निघून जाईल की हा बऱ्यापैकी बरा होणारा एक स्तन कर्करोग आहे। आता एक फोन येतोय, तो घेऊया आणि पुढे जाऊया। आपल्याला उदय पंडित सिंधुदुर्ग मधून प्रश्न विचारत आहेत। नमस्कार। हॅलो नमस्कार, हॅलो मॅडम। प्रश्न विचारा, आवाज येतोय आपला। हा हॅलो, तुम्हाला प्रश्न विचारा उदयजी। ऑपरेशन झालेलं आहे आणि तिच्या बहिणीचं अगोदर 3 महिन्यापूर्वी झालेलं आहे। तेच म्हणजे माझी बहीण ही थोरली, आणि त्यानंतर माझी मेहुणी ही धाकटी आहे, पण धाकटीचं अगोदर झालं डिसेंबरमध्ये, आणि माझ्या मिसेसचं मार्च महिन्यामध्ये झालेलं आहे। आपल्याला काय तपासणी करावं लागेल की? आमचं अष्टर आधार कोल्हापूरला शहा डॉक्टरांनी केलेलं आहे ऑपरेशन, अत्यंत चांगलं केलेलं आहे। जरा तिचे हात बीत दुखतात, हे सगळं ऐकलं तुमचं, पण या दोन्ही झाल्या की याच्याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचं? वय किती आहे त्यांचं? हा, माझ्या मिसेसचं वय आहे 65, आणि धाकट्या माझ्या मेहुणीचं वय आहे 63. बर बर, नक्की आपण डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ या बाबतीत। त्यांचा प्रश्न आहे की त्यांचं ऑपरेशन झालेलं आहे आणि आता त्यांनी किती दिवसांनी साधारण तपासणी करत राहणं आणि किती दिवसापर्यंत तपासणी करत राहणं आवश्यक आहे। आता हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणारच आहोत, पण इथे वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची, तेव्हा आपण कुठेही जाऊ नका, आम्ही लगेचच परत येतोय। पाहत रहा सखी सह्याद्री। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा स्वागत करते। उदयजींचा प्रश्न आपला सुरू होता आणि अर्थात थेट मी आता त्याच्याकडे येणार आहे की शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की त्यांच्याकडे त्यांच्या पत्नीचं वय 65 आणि मेहुणीचं 63 आहे साधारणपणे, तर किती दिवसापर्यंत तपासणी करत राहायला हवी आणि काय सांगाल याचं महत्त्व? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रीटमेंट के बाद भी पूछ रहे हैं कि फॉलोअप कब करना है ना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किनको दोबारा ब्रेस्ट कैंसर होगा ये 100% जानने का अभी हमारे पास कोई भी तपास नहीं है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाएं। जब आपका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, मतलब सर्जरी हो गई है, कीमो की ज़रूरत है, तो वो रेडिएशन और आप टैबलेट अगर बोला है तो वो आप ले रहे हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। जनरली हर 3 महीने में पहले 2 साल आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसके बाद हर 6 महीने में। इसमें डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ लगा करके आपकी जांच करेंगे। अगर उनको 1-2 साधारण टेस्ट लगेंगे तो वो बोलेंगे, नहीं तो सिर्फ हाथ से चेकिंग करते हैं। हर 1 से 1.5 साल के बाद हम लोग मैमोग्राफी करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। तो हर 5 साल तक हम लोग हर साल भर में एक मैमोग्राफी करते हैं। ऐसा नहीं कि 3 महीने में हर बार जा रहे तो हर बार मैमोग्राफी करें, नहीं। तो सिर्फ स्तन की जांच डॉक्टर करेंगे, और साल में 1 बार मैमोग्राफी, 5 साल तक इतना चलता है। और 5 साल के बाद आप और भी, मतलब साल में 1 बार जाएंगे और 2 साल में 1 बार मैमोग्राफी करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है जो हम लोग करते हैं। और क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो पहले 2 साल में दोबारा आने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए 3-3 महीने पर बुलाते हैं। और वो जो फर्स्ट 2 साल खत्म हो जाते हैं ना, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए पेशेंट्स हर 6 महीने पर उसके बाद आ सकते हैं। मला वाटतं हे खरंच खूप महत्त्वाचं आहे की एकदा शस्त्रक्रिया होऊन गेल्यानंतर सुद्धा त्याची जसं डॉक्टर सांगतील तशी तशी योग्य तपासणी आपण करायला हवी। मगाशी एक प्रश्न विचारला होता की केमोथेरपी आणि रेडिएशनचं त्याचे दुष्परिणाम काय होतात आणि ते काही रोखण्यासाठी आपल्याला करता येऊ शकतं का?
तो कुछ तो हमने बात किया है कीमोथेरेपी के दुष्परिणाम वगैरह के बारे में, जैसे कि बाल जाना। क्या होता है ना कि कीमोथेरेपी पूरे बॉडी का जो इम्यूनिटी होती है, जो बाहर के कुछ भी वायरस या बैक्टीरिया को लड़ने की जो क्षमता होती है, उसे कम कर देता है। तो इसके कारण थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो भी कीमोथेरेपी लेते हो तो उनको बोलते हैं कि आपका 3 हफ्ते में ब्रेक है 2 कीमोथेरेपी, तो जो बीच का हफ्ता है ना उसमें आपका इम्यूनिटी सबसे कम रहता है। तो बाहर ज़्यादा भीड़ वाली जगह में जाना, बाहर का खाना खाना या कच्चा खाना खाना, ये सब अवॉइड करना है। घर का खाना, पौष्टिक खाना, पानी भी जो है वो फिल्टर्ड और बॉइल्ड पानी वगैरह, उसका हमें थोड़ा ध्यान देना। और कुछ भी उस टाइम बुखार आता है, लूज मोशंस होते हैं, तो आपको तुरंत अस्पताल में दिखाना चाहिए, बिकॉज बॉडी के पास क्षमता नहीं है, तो हमें थोड़ा उसको करना पड़ता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी देने के इमीडिएटली 1-2 दिन में किन्हीं पेशेंट्स को सिर में दर्द, उल्टी, लूज मोशंस वगैरह फर्स्ट 2-3 डेज में हो सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से पानी वगैरह पीना है, खुद का ध्यान रखना है। कभी कभी मुंह में अल्सर्स भी आते हैं, लेकिन ये सब ना जो दुष्परिणाम है हमें पता है कि ये होने वाले हैं। तो उसके लिए उल्टी ना हो उसके लिए दवा, एसिडिटी की गोली और मुंह में गार्गल करने के लिए माउथ वॉश, ये सब दिया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने आप को। और ना मैंने देखा है कि जो लोग काम पर जाते हैं और काम कंटिन्यू रखते हैं ना, उनको थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, या वो थोड़ा कम उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि कभी कभी आप बेड पर पूरे 3 हफ्ते बैठे रहोगे ना, एक कीमोथेरेपी से दूसरे कीमोथेरेपी तक, तो मन नहीं लगता है। तो जैसे आप जितना अपने नॉर्मल लाइफ जैसा रह सकते हैं उतना रहना चाहिए। थोड़ा अगर आपको पुश करना पड़े तो कीजिए, लेकिन वो आपको लंबे समय में हेल्प करेगा। अगर थोड़ा वॉक वगैरह पर जाएंगे, थोड़ा अपने फ्रेंड से मिलने, वो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। आणि रेडिएशनचे काय साइड इफेक्ट होतात आणि ते रेडिएशन आजकल ना बहुत इम्प्रूव हो गया। पहले क्या है, ऐसे रेडिएशन दिया जाता था एक लाइट में, मतलब एक बीम के जैसा। तो जो भी पीछे है, मतलब ब्रेस्ट, उसके पीछे फेफड़े, हार्ट, सब पर असर पड़ता था। लेकिन आजकल हम लोग सीटी में देख करके जो लंग्स है और हार्ट है उनको कॉन्टोर कर देते हैं, तो उसमें उतना साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो लोग को ऑलरेडी हार्ट में बीमारी वगैरह होती है, उसमें हम लोग थोड़ा ध्यान देकर रेडिएशन देते हैं। और लंबे समय में उसमें हार्ट या लंग्स, फेफड़े में थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स या थोड़े लंबे समय में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो 10 या 15 साल के बाद, और जनरली उतना ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी लंग्स में फाइब्रोसिस देखा गया है। जब भी रेडिएशन लेते हैं तो वो थोड़ा सा ना वो स्किन को बर्न करता है, और निगलने में जो फूड पाइप होती है उसमें भी थोड़े बर्न्स आ सकते हैं। तो इसके लिए उस दौरान हम लोग बोलते हैं कि थोड़े खुले कपड़े पहनने को, ब्रा वगैरह नहीं पहनने को, और वो एरिया को ड्राई रखने के लिए पाउडर वगैरह लगाने के लिए, ताकि स्किन में ज़्यादा कुछ पीलिंग या उसमें घाव ना बने। तो वो सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन रेडिएशन के लॉन्ग टर्म उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एज फॉर कीमोथेरेपी ऑल्सो सब कुछ मेनली जो है वो छोटे समय के लिए होते हैं। मला वाटतं खरंच इतका मोठा विषय आहे, आणि जे याच्यातून गेलेत त्यांना खरंच हॅट्स ऑफ आहे. कारण डॉक्टरचा तर प्रश्नच नाही, खूप चांगल्या पद्धतीने ते ट्रीट करतच असतात, पण अनेक पेशंट याच्यातून गेलेले असतात. आणि मला वाटतं माझी आजीसुद्धा याच्यातून गेली आणि ती पूर्ण बरी झाली आहे, मला खरंच सांगायला आवडेल. आणि या गोष्टीला सुद्धा आता 18 वर्ष होऊन गेली, याच्यातून पूर्णपणे ती बाहेर पडली. त्यामुळे जे कोणी पेशंट आहेत, कठीण आहे, ज्याच्यावर वेळ येते त्याला हे सफर करायला लागतं. पण तुम्ही म्हणाला तसं की आपण थोडंसं या गोष्टीपासून जर दूर राहिलो आणि आपल्या कामात गुंतून राहिलो तर थोडासा हा विचार कमी होऊ शकतो आणि याच्यातून आपण पटकन बाहेर येऊ शकतो. डॉक्टर, तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात आणि खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने अनेक गोष्टी समजावून सांगितल्यात. जी माहिती नव्हती ती आज नव्याने माहीत झाली. अनेक वैद्यकीय सोयीसुविधा आज उपलब्ध झाल्यात, हे सुद्धा कुठेतरी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने जाणवलं. आणि नक्कीच इथून पुढे सगळ्या महिला याविषयी खबरदारी घेतील, भीती बाळगणार नाहीत. तेव्हा आज आपण केलेल्या मार्गदर्शनासाठी संपूर्ण सखी सह्याद्रीच्या टीमच्या वतीने मी आपले मनापासून आभार मानते. थैंक यू सो मच. आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतने लोगों कहाँ से फ़ोन आए. आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने एक बुलाया और इतने लोगों से मैं बात कर पाई, उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर कर पाए. और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि येस, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, महिलाओं में भी पुरुषों में भी. वो हम लोग रिस्क कम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको स्तन में कुछ भी तकलीफ है और आप उसको संकोच के कारण या किसी भी कारण से अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, ये समझिए कि 80% वो कैंसर नहीं है. और अगर है तो उसको आप इग्नोर करने से या उसके बारे में नहीं सोचने से वो चला नहीं जाएगा. तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए, तो आपके ही लिए वो अच्छा है.
नक्कीच मला वाटतं हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने हे सांगितलं, तेव्हा आपण सगळेजण हे लक्षात ठेवूया आणि त्याच पद्धतीने जागरूकता दाखवूया, खबरदारी घेऊया. आपण सखी सह्याद्रीच्या भागात असेच वेगवेगळे विषय घेऊन नेहमीच भेटत असतो. आपण भेटणार आहोत सखी सह्याद्रीच्या पुढच्या भागात एका नवीन विषयासह. आत्ता मात्र निरोप घेतेय. नमस्कार.